यूके ट्रिपल एससी द्वारा मिल्क सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, उस पे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एनसीईआरटी का सिलेबस था ये, तो उससे रिलेटेड क्या क्या पूछा गया है ये देखते हैं। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब ये क्या है, इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, इज मैक्सिमम ऑन पोल्स, इज मैक्सिमम ऑन इक्वेटर, डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। अब इसको ध्यान रखने के लिए हमने एक चीज, एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। देखो छोटा जी बराबर होता है बड़ा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, एम मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान। तो होता क्या है, जो पोल्स पे आर मैक्सिमम होता है, जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो मैक्सिमम होती है, नहीं इक्वेटर पे जो आर है वो मैक्सिमम होता है, और जो पोल्स पे आर होता है वो मिनिमम होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करूं पोल्स में जो है ध्रुवों पर जी का मान बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर मिनिमम है, आर मिनिमम है तो जी का मान बढ़ेगा। और मैक्सिमम जो आर होता है, पृथ्वी की त्रिज्या, वो इक्वेटर पे होती है। इक्वेटर पे अगर आर का मान ज्यादा होगा तो जी का मान कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों पर समान होता है, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, डी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ कम होता जाता है, ये भी गलत है। ध्रुवों में तो मैक्सिमम होता है क्योंकि आर वहां पे कम है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन से कारकों पर निर्भर करता है? चालक के पदार्थ पर। देखो जो प्रतिरोध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a, अनुप्रस्थ जो काट का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको अगर देखें तो यहाँ से आता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, आर की ये रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक, ये है रेजिस्टिविटी, और हर एक मटेरियल के लिए ये अलग अलग होती है। तो चालक के पदार्थ पर तो डिपेंड करेगा ही, चालक की लंबाई पर डिपेंड कर ही रहा है, चालक की मोटाई पर डिपेंड करता है। अब चालक के तापमान पर देखो, चालकों में क्या होता है, चालकों में अगर चालक का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनमें वाइब्रेशन होती है। जैसे मतलब अगर किसी को ऊर्जा मिलेगी तो वो भागना चाहेगा। ठीक है, तो चालक के जो कण होते हैं वो क्या करेंगे, वो वाइब्रेशन शुरू कर देंगे, वाइब्रेशन शुरू कर देंगे। तो जब धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं। अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो उन्हें ज्यादा प्रतिरोध, मतलब एक उनको स्टॉप करने के लिए क्या होगा, जैसे जो कण है वो अगर कंपन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक अवरोध मिलेगा, रुकावट मिलेगी। तो रुकावट वो ज्यादा होगी, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे वो रुकावट ज्यादा होगी क्योंकि कंपन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, जो चालक का प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो चालक के तापमान पर भी ये निर्भर करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में क्या है, ये कंडक्टर की बात थी, और सेमीकंडक्टर में जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो जो चालक का प्रतिरोध है, जो सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध है वो कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो फॉर हेयरिंग ए डिस्टिंक्ट साउंड इन ए टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। ये तो सही है कि जो प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो कम से कम जो टाइम होता है वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। ठीक है, द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग फॉर एवरेज ह्यूमन 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जो श्रव्यता का जो ऑडिबल रेंज होती है वो 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक होती है। ठीक है, 20 किलो हर्ज से ज्यादा तो क्या होगा, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, और 20 हर्ज से कम होगा तो क्या होगा, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा देखते हैं, साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज आर अल्ट्रासोनिक। नहीं, जो ऑडिबल रेंज बिलो द ऑडिबल रेंज, ठीक है, अल्ट्रासोनिक नहीं होती है, इंफ्रासोनिक होती है। और दोज अबव द ऑडिबल रेंज आर इंफ्रासोनिक, ये अल्ट्रासोनिक होती है। ये उल्टा हो गया, तो स्टेटमेंट 3 ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर राइट वाइल 3 इज रॉन्ग। ये है इसका सही
आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक यहाँ पे अगला प्रश्न है चौथा, धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर को धागे के दूसरे सिरे से पकड़कर नियत चाल से वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। इस पत्थर के छूटने के कारण पत्थर की गति की दिशाओं के संदर्भ में क्या सही है? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये अगर हम रस्सी से पत्थर बांधते हुए कुछ भी घुमाते हैं तो वो एक सर्कुलर मोशन में होता है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो देखो ये वेलोसिटी होती है, इस पॉइंट पे अगर देखूं तो इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा में होती है, यानी कि टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गति की दिशा डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये तो गलत हो गया। वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखीय यानी कि टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बात हुई है देखो, सर्कुलर मोशन की बात हुई है, सर्कुलर मोशन की बात हुई है, तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स काम में आएगा। सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स काम में आएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, मतलब रेडियली होती है, यानी कि त्रिज्यता अंदर की ओर, रेडियली इनवर्ड, किसी भी पॉइंट पे त्रिज्या की ओर रेडियली इनवर्ड होती है सेंटर की ओर। ठीक है, और जो इसकी डायरेक्शन है यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन, अगर मैं देखो इस पॉइंट पे बात करता हूं तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन हो जाएगी वेलोसिटी की वो ये हो जाएगी, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो त्रिज्या की, मतलब त्रिज्यता अंदर की ओर हो जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखना। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न देखो, a rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field in how many revolutions the direction of the induced current change। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई है देखो, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट चेंज, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाफ रिवॉल्यूशन। तो आधे जो परिभ्रमण के पश्चात प्रेरित विद्युत धारा का परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक जो एसी जनरेटर होता है उसमें ये सब देखते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 इसमें दिया गया है देखो, स्पीड ऑफ अ साउंड, तो बताना है किसमें ज़्यादा होगी किसमें कम होगी, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो हमें एक चीज़ पता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा चाल होती है ध्वनि की, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेज में। तो यहाँ पे सॉलिड कौन कौन से हैं, सॉलिड है, एक है एल्युमिनियम और दूसरा है ग्लास, कांच। लिक्विड में आए तो पानी है, वाटर, और गैसेज में, गैसेज में है एयर एंड हीलियम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखो एल्युमिनियम में होती है, एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड इतनी होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो इसमें होगी। ग्लास में, ग्लास में होती है लगभग 4000 के आसपास, 4000 मीटर पर सेकंड के आसपास। वाटर में, वाटर में होती है एयर में, एयर में कितनी होती है 342 मीटर पर सेकंड, एयर में होती है 342 मीटर पर सेकंड 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया गया था। और हीलियम, हीलियम में जो चाल होती है ध्वनि की वो होती है 965, और वाटर में कितनी होती है लगभग 1500 के आसपास मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा होगी चाल, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम सबसे लास्ट में आएगा। फिर इससे कम कितना है ग्लास, ग्लास कौन से नंबर पे है, चौथे। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा ये 1500। वाटर, वाटर कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। और उसके बाद हीलियम, हीलियम है वी, ठीक है, 5वें नंबर पे। और उसके बाद है एयर, एयर है तुम्हारा फर्स्ट नंबर पे। तो पहला पांचवा दूसरा, पहला पांचवा दूसरा चौथा और तीसरा, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द डेंजर सिग्नल लाइट रेड इन कलर, असर्शन और रीजन क्या है, तो डेंजर कलर जो होता है वो रेड कलर का ही होता है। रेड इज स्कैटर्ड मोस्ट बाय फॉग और स्मॉग। देखो मैंने एक चीज बताई थी कि जो रिले स्कैटरिंग होती है उसमें बताया गया है कि जो स्कैटरिंग होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/λ की घात 4। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ। अब हमें पता है कि जो विजिबल लाइट होती है उस पर सबसे कम जो है वेवलेंथ वो होती है वॉयलेट कलर की, और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है रेड कलर की 700 नैनोमीटर, और वॉयलेट की होती है 400 नैनोमीटर।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाल कलर की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, लैम्डा की जगह अगर मैं 700 रखता हूँ तो एस का मान क्या आएगा, एस का मान कम आएगा, यानी कि सबसे कम स्कैटर होगी, सबसे कम स्कैटर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट है वो कम बिखराव आएगा, उसमें कम बिखराव आएगा तो दूर तक का हम देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो रेड इज स्कैटर मोस्ट नहीं, तो क्या होगा इसका, रेड इज स्कैटर्ड लीस्ट, मोस्ट नहीं, तो रीजन इसका गलत हो गया। तो क्या है, ए सही है, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो 8वें क्वेश्चन की बात करें तो 8वां क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 4 सेकेंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी चीज एवरेज होती है कुल बट्टे कुल, मतलब जो भी है, यहाँ पे स्पीड की बात आई है तो यहाँ पे ले लेंगे स्पीड एवरेज। स्पीड क्या होती है, दूरी बट्टा समय, अगर स्पीड एवरेज लेंगे तो कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब कुल दूरी यहाँ पे तय की गई है 20 मीटर और 16 मीटर यानी कि 36 मीटर, और कुल समय यहाँ पे है 4 सेकंड 2 सेकंड 6 सेकंड, तो 6 से 36 में 6 बार भाग चले जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। देखो ध्वनि तरंगों के लिए सत्य नहीं है, ये बताना है साउंड वेव्स कांट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये तो सही है बिल्कुल, साउंड के ट्रेवल के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ये सही है। साउंड वेव्स आर ऑलवेज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स नहीं होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं साउंड वेव्स, तो ये तो गलत हो गया। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, ये सही है। और वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स रेंजेस फ्रॉम, ये 10 की घात ऋण 2 मीटर से 10 मीटर तक। देखो जो वेवलेंथ ऑफ ऑडिबल वेवलेंथ होती है वो होती है, ऑडिबल वेवलेंथ होती है 17 मीटर से 17 mm तक, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अगर 17 mm से वेवलेंथ ज्यादा है नहीं कम है, 17 mm से कम है तो वो अल्ट्रासोनिक वेव हो जाती है, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक। और 17 मीटर से ज्यादा है अगर वेवलेंथ तो वो हो जाएगी इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव। तो ऑडिबल वेवलेंथ जो होती है वो 17 मीटर से 17 mm के बीच में होती है। जैसे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, ये होती है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो हमें पता है, हमें क्या पता है, v बराबर एफ लैम्डा। देखो v यानी कि साउंड की स्पीड हवा में कितनी होती है, साउंड की स्पीड हवा में लगभग 332, ये रख लेना, और फ्रीक्वेंसी रख लो 20 हर्ज, तो यहाँ से लैम्डा तुम्हें निकल जाएगा। एक बार 20 हर्ज रखना फ्रीक्वेंसी, एक बार 20 किलो हर्ज रखना, तो 17 मीटर से 17 mm तक का अल्ट्रासोनिक वेव की जो वेवलेंथ है वो पता चल जाएगा, ठीक। तो ये है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, नो वर्क इज डन ऑन कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन, ये सही है। देखो अगर कोई सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है कोई बॉडी, तो वो क्या होगा, वहां पे मान लो ये ए पॉइंट है ऊपर, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी, देखो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है, ए पॉइंट की बात करूं तो इस डायरेक्शन में, बी पॉइंट की बात करूं तो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है बॉडी की, ठीक। और जो फोर्स होता है वो अंदर की ओर होता है, यानी कि जो डायरेक्शन होती है और जो फोर्स की डायरेक्शन है उनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। अब जो डायरेक्शन है यानी कि स्पीड, तो इसमें जैसे स्पीड तो ठीक हो गया क्योंकि स्पीड अदिश राशि है। अगर वेलोसिटी की बात करूं तो अगर डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे चेंज होगी, ठीक है। तो अगर जैसे मैं ए पॉइंट की बात करूं तो फोर्स तो अंदर की ओर लगेगा, और जो वेलोसिटी होगी वो होगी टेंजेंशियल, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 90 रखोगे, ठीक, थीटा की जगह 90 रखोगे, और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है।
तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 हो गया, तो और cos 90 होता है 0, तो वर्क डन इज ऑलवेज 0। तो पहला स्टेटमेंट सही है। द सेंट्रिपिटल फोर्स एट एनी इंस्टेंट इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। टेंजेंशियल नहीं होता है, रेडियल होता है ये। टेंजेंशियल तो डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, तो 11वां है, द साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलो हर्ज, यानी कि 1000 हर्ज एंड वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इन 2 सेकेंड। तो ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है यानी कि f बराबर 1000 हर्ज दे रखी है। तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर यानी कि आधा मीटर, आधा मीटर दे रखा है। तो हमने निकालना है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब चाल f और लैम्डा से चाल कैसे निकलती है, v बराबर होता है f लैम्डा, v बराबर f लैम्डा। तो चाल की जगह f कितना है 1000, लैम्डा है 1/2 गुणा समय है 2 सेकंड, तो 2 से 2 गया, d बराबर 1000 मीटर में आइए, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो 12वां प्रश्न है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। यहाँ पे देखो एक मिरर में तुमने पढ़ा होगा, मिरर पढ़ रखे हैं दो, कौन कौन से, एक है कॉन्वेक्स एक है कॉनकेव। तो कॉनकेव में सिर्फ एक स्थिति ऐसी होती है जहां पे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, बाकी सारी केसेस में उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो कॉनकेव में सिर्फ एक केस होता है जिसमें आभासी और सीधा बनता है, वो केस होता है जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। तो लेंस में उल्टा हो जाता है, लेंस में जो कॉनकेव बताएगा, लेंस में वो कॉन्वेक्स के केसेस होंगे। ठीक है, उल्टा हो जाता है इस पे। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स जो लेंस है उसमें सिर्फ एक केस ऐसा होता है जहां पे प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। वो केस होता है जब वस्तु को फोकस f1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखा जाए, और बाकी सारी केसेस में क्या होता है, वास्तविक और सीधा बनता है। तो ये ध्यान रख लेना। देखो अगला प्रश्न है 13वां, एक रेलगाड़ी एक समान त्वरण से विराम अवस्था में गति करते हुए विराम अवस्था से गति कर रही है, तो u बराबर 0 हो गया। 40 मीटर पर सेकंड का वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट यानी कि 1 मिनट में 60, 10 मिनट में 600 सेकंड। रेलगाड़ी द्वारा तीसरे मिनट से 7वें मिनट के बीच में जो दूरी तय की गई है, देखो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इन 10 मिनट्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 3 एंड 7 मिनट। देखो इंग्लिश का हमेशा सही माना जाता है, तो इंग्लिश का देखते हैं। बिटवीन 3 to 7 मिनट्स यानी कि 3 मिनट और 7 मिनट के बीच में जो दूरी तय की गई है वो निकालना है। तो 3 मिनट मतलब 180 सेकंड, 7 मिनट मतलब 7 6 42 420 सेकंड। तो यहाँ पे देखो पहले तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालेंगे पहली समीकरण से, v बराबर u प्लस ए टी, यू 0 ही है, प्लस ए टी। v कितना है, v है 40, t बट्टे 600 आ जाएगा, तो ये a आ गया। a कितना आ गया 1/15, 4 एकम 4, 4 15 60। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ से निकालते हैं हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो S7 माइनस S3, 7 मिनट में तय की गई दूरी और 3 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, यही तो निकालना है। तो 7 मिनट में जितनी भी तय की गई होगी, 3 मिनट में जितनी भी तय की गई होगी, तो इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, तो S7 क्या होगा, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो 0 है, तो यू टी वाला तो जो टर्म है वो तो 0 हो जाएगा। तो हाफ ए टी स्क्वायर निकालेंगे, इसके लिए भी हाफ ए टी स्क्वायर निकालेंगे। हाफ ए कॉमन हो गया, हाफ इंटू ए कितना है, ए है 1/15, टी स्क्वायर। तो 7 के लिए जो टी है, 7 के लिए जो टी है वो कितना है, 7 6 42, 420 का स्क्वायर, माइनस 3 मिनट के लिए टी कितना है 180 सेकेंड। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 1/2 गुणा 1/15,
420 प्लस 180 कितना हो जाएगा 600, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 420 में से 18 गया, 420 में से 42 में से 20 गया 22, ये हो जाएगा 240। ठीक, तो देखो इसको देखते हैं। तो 15 चक्को 60, 40 ये हुआ, और 2 से 40 किया 20, तो ये हो जाएगा 24 दूना 48, 2 जीरो ये है 4800 मीटर आ रहा है इसका आंसर। तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो ये गलत की कैटेगरी में आ जाएगा। देखो 14वां है, निम्नलिखित से कौन सा कथन एक धारा प्रवाहित परिनालिका के बारे में सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड? देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लिया करो, इंग्लिश का क्योंकि सही माना जाता है करंट कैरिंग सोलिनॉइड में। अब पहला है द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग द करंट। ये सही है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी रिवर्स बाय एनी मीन। किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर तुम सोलेनॉइड में डायरेक्शन चेंज कर दो धारा की, तो डायरेक्शन चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड की भी। तो इसका ऑप्शन बी ही होगा। अगला पढ़ते हैं, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली सेट्स इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये भी सही है, बार मैग्नेट की तरह काम करता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है लाइंस इनसाइड सोलेनॉइड आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल। अंदर जो होता है वो पैरेलल होती है और सीधी होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देखो 15वां है, कांस्टेंट फोर्स एफ ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी अलोंग ए बी। ए बी की डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है और बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है वो एन इंक्लाइंड सरफेस ए टू सी बाय 10 मीटर। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, जो डायरेक्शन है ए से बी की ओर है, और जो इसने दे रखा है डिस्प्लेसमेंट वो दे रखा है परपेंडिकुलर फोर्स के, तो वो दे रखी है 10√3/2। तो यहाँ से निकालना है कैलकुलेट द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। देखो वर्क डन क्या होता है, W बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल कितना है, बल है यहाँ पे 10 न्यूटन। अब विस्थापन हम निकालेंगे, विस्थापन यानी कि ए से बी की दूरी निकाल दो। अब ए से बी की दूरी निकालने के लिए इसने दे रखा है देखो बी से सी, यानी कि ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखा है 10√3/2। अब यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। मान लो ये एक्स है, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी कि 100 का वर्ग, 100 का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग। ये क्या है 10√3/2, ये हो जाएगा 100√3 यानी कि 3/4, ये हो जाएगा 25, 25 या 75, 100 में से 75 गया 25 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, तो एक्स की वैल्यू 5 यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5, 10 गुणा 5 50 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला है देखो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर। द नियर पॉइंट ऑफ द आई, ये किसमें होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। देखो मैं प्रेसबायोपिया से शुरू करता हूँ। प्रेसबायोपिया क्या होता है, जिसपे ना दूर का दिखता है ना नजदीक का। तो इसके लिए कौन सा होगा, तो इसके लिए अलग अलग चश्मे चाहिए। तो डिफिकल्ट टू नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्ट विदाउट करेक्टिव आई लेंस। ठीक है, ऊपर कॉनकेव लगता है, और जो चश्मा बनता है ऊपर उसमें कॉनकेव लगता है, नीचे लगता है कॉन्वेक्स। ये बताया था हमने जो पहले की वीडियोस हैं। तो डी का 3 हो जाएगा। और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में जो आई बॉल होती है ये आई बॉल हो जाती है, क्या हो जाती है, छोटी। तो जो यहाँ पे जो रेटिना है, रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब। मान लो करेक्टिव जो करेक्ट वो है आँख है उसमें यहाँ पे बन रहा था, अगर उसे हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा तो देखो आई बॉल छोटी हो जाती है, आई बॉल छोटी हो जाती है। तो जो प्रतिबिंब है वो तो वहीं पे बनेगा ना, तो यानी कि रेटिना के पीछे बन जा रहा है। द लीस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पात्र की वस्तुओं के प्रतिबिंब का दृष्टिपटल के पीछे बना, ये भी सही है। मतलब सी का 1 हो जाएगा, दृष्टिपटल के पीछे बनता है। ठीक है, सी का 1। बी मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में आगे बन जाता है निकट,
यानी कि दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पहले बनता है। और मायोपिया क्या होता है, वही होता है जिसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है ना। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, जिसमें नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका हो जाएगा 4। और नियर पॉइंट ये क्या होता है, 2। इसका हो जाएगा 2 द लीस्ट डिस्टेंस सुस्पष्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, डी। डी का है 3, एक ही है। बी का ए का 2 और बी का 4, मायोपिया का 4, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पहले बनना। बी यानी कि मायोपिया, हाँ मायोपिया में पहले ही बनता है, हाइपरमेट्रोपिया में बाद में बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखो 17वां, ए कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अलोंग द गिवन पाथ, जो भी है, व्हाट विल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट के बी बीच में जो चली गई दूरी है वो निकालना है। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और टाइम सेकंड में दे रखा है। तो वेलोसिटी को पहले तो मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ ये देता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो इस ये जो एरिया है इसके अंदर का एरिया निकाल लेते हैं, ये ही दूरी होगी। तो ये क्या है, ये एक बन रहा है ट्रेपेजोइयम, क्या बोलते हैं, ट्रेपेजोइयम, ट्रेपेजम, जो भी बोलते हैं। देखो इसका जो आंसर होता है, देखो जो 17वां क्वेश्चन है, कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अलोंग द गिवन पाथ एज शोन इन फिगर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट के बी के बीच में जो चली गई दूरी है वो निकालना है। वेलोसिटी टाइम तो आप दे रखा है, तो ए इसके अंदर का एरिया निकाल लेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी किलोमीटर और घंटे में दे रखी, ये ध्यान रख लेना, बस हो गया। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर जैसा लग रहा है, ये ऊपर वाला त्रिभुज है। तो इन दोनों को ऐड कर लो, एरिया निकाल लो। तो पहले का एरिया क्या हो जाएगा, देखो 20 से 40 यानी कि 20 गुना, और ऊपर की जो साइड है वो नहीं, ये रेक्टेंगल है तो ऊपर है 18 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 20×5 100 ये आ गया। और ऊपर वाला देख लो, ये एरिया कितना है, 1/2, 1/2 गुना आधार, आधार कितना है 20 से 40 यानी कि 20 ही है, इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 18 से 36 यानी कि 36/18 है। तो ये आ जाएगा 18। इसको हम बदल देंगे किसमें, इसको हम बदल देंगे मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, ये गया 18 से 18 10×5 तो एरिया जुड़ जाएगा 100 + 50 150, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, 3 boys ABC of same weight of 500 न्यूटन क्लाइम्स अप अ वर्टिकल रोप। एक जो ऊर्ध्वाधर रस्सी है उसमें चढ़ रहे हैं ABC, जिनका वजन है सेम वेट है 500 न्यूटन। बॉयज ए क्लाइम अप टू 8 मीटर, 8 मीटर तक जाता है। 3 यहाँ पे बना लेते हैं, पहला वाला 8 मीटर तक गया और क्लाइम्स 2 मिनट में 8 मीटर गया, ठीक है। बॉय बी क्लाइम्स अप टू 8 मीटर देन रिटर्न बैक अप टू 4 मीटर। ये ऊपर गया और ऊपर से फिर 4 मीटर नीचे आ गया, ठीक है, यानी कि ये है इसकी फाइनल पोजीशन। और तीसरा बंदा है बॉय सी क्लाइम्स अप टू 8 मीटर और ये देन रिटर्न बैक टू डाउन इन 5 मीटर। तो यहाँ पे निकालना है व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है mgh, m और g सेम है। देखो सेम वेट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी सेम होगा। तो एच पे डिपेंड करेगा, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा जो ऊपर है उसने सबसे ज़्यादा वर्क डन किया होगा। तो यहाँ पे पहला वाला जो है वो ऊपर ही रह गया, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो WA सबसे ज़्यादा। फिर दूसरा वाला 4 मीटर ऊपर है, WB। और तीसरा वाला तो नीचे हो गया, डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा, हाइट ही नहीं है, H बराबर 0। तो ये हो जाएगा WC, WA ज़्यादा होगा और WB WC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थे फिजिक्स के क्वेश्चन। अगर